हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 9th अपवाह यानी ड्रेनेज के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले आपको दिए गए विकल्प हैं कुछ, उनको सॉल्व करना है। चूज अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ड्रेनेज पैटर्न रिसेंबलिंग द ब्रांचेज ऑफ ट्री। तो इसका देखिए, आपको बताया गया था शुरू में ही कि पहला ही नंबर था जो वृक्षनुमा आकृति बनाता है, दुमाकृतिक। सॉरी, इसमें उत्तर गलत लिख गया है, दुमाकृतिक, यानी कि आपका आंसर होगा सी। ठीक है ना, सेंटर फ्यूगल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में वूलर झील स्थित है? ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द वूलर लेक लोकेटेड? तो वूलर है लोकेटेड डी यानी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? द रिवर नर्मदा हैज इज सोर्स एट। तो इसको आप लिखेंगे अमरकंटक। ठीक है ना, सी अमरकंटक। एक चीज रखना है, विंध्य श्रेणी के मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट नंबर चौथा, निम्नलिखित में कौन सा एक लवणीय जल वाली झील है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज ए साल्ट वाटर लेक? तो इसमें से देखिए, आपको बताया गया था सांभर, डिडवाना, कुचामन। तो ये फर्स्ट नंबर 1 पर दिया है सांभर, इसका विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पेंसुलर इंडिया? जो पेंसुलर इंडिया है उसकी सबसे लार्जेस्ट आपको बताया गया था कि जो सबसे लंबी है वो गोदावरी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। चलिए, amongst almost the following river flow through मतलब कि लिफ्ट वैली। जो लिफ्ट वैली है यानी भ्रंश घाटी से बहती है। तो हमने आपको नर्मदा एंड ताप्ती बताया था। तो यहाँ देखिए, ये सी डी नंबर पर विकल्प ताप्ती है, इसी को आप सही करेंगे। चलिए, अब आ गया है कुछ ऐसे आंसर हैं जिनको संक्षेप में लिखना है। तो फर्स्ट दिया है जल विभाजक क्या है? उदाहरण, व्हाट इज मेंट बाय ए वाटर डिवाइड, गिव एन एग्जाम्पल। तो देखते हैं आगे। इसका पहला क्वेश्चन जो ये था, इसका आंसर, कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि जो दो अपाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है, जल विभाजक कहलाता है। यानी जल विभाजक क्या है? किन्हीं दो पड़ोसी अपाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है। जैसे अंबाला। अंबाला एक प्लेस है जो गंगा और सिंधु नदी के मध्य में जल विभाजक का काम करता है। वैसे गंगा और सतलज करिए, गंगा और सतलज के मध्य ये कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब इसी का इंग्लिश में देखते हैं। एन एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और हाई, यानी जहाँ माउंटेन या हाई हो, लैंड द सेपरेट टू रनफॉल, मतलब कि रन ऑफ बेसिन फ्रॉम ईच अदर कॉल्ड वाटर डिवाइड। द सेपरेटर एनी टू नाइट born ड्यूरिंग फ्रॉम ईच अदर, यानी अम्बाला एट एज लोकेटेड डिवाइडेड बिटवीन द गंगा एंड इंडस की जगह आप कर दीजिए सतलज। सतलज इसकी है। हमने आपको बताया था वर्ल्ड में पूछा जाए तो अमेजन बताना है, और भारत में पूछा जाए तो गंगा रिवर बताना है। अगला है, सिंधु और गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो देखिए, सिंधु और गंगा दोनों का अलग अलग प्लेस है, आपको बताना पड़ेगा। पहला है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनका बाब नामक जलधारा से माना जाता है। द ओरिजिन ऑफ द इंडस रिवर नियर मानसून सॉरी रियर मानसरोवर इन तिब्बत इज बिलीव्ड
टू बी ए स्ट्रीम कॉल्ड सिनकाबाब। अगला है गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री से निकलती है, नहीं द गंगा मेन स्ट्रीम मतलब भागीरथी ऑर्गेनाइज्ड द गंगोत्री ग्लेशियर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, गंगा की दो प्रमुख धारा का नाम लिखना है और एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण कहाँ पर करती हैं, यानी कि हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा, वेयर डू दे मीट टू फ्रॉम द गंगा, यानी गंगा की जो मुख्य धाराएं हैं उनका नाम है भागीरथी एंड अलकनंदा। यानी कि गंगा की जो मुख्य धाराएं हैं, जो मेन फ्लो हैं, वो कौन कौन है, भागीरथी एंड अलकनंदा। ये जो है दोनों देवप्रयाग में आपस में आकर मिलती हैं और उसके बाद मैदान में प्रवेश करती हैं, तो ये देवप्रयाग में आकर मिलेंगी। तो द टू मेजर स्ट्रीम ऑफ गंगा आर द भागीरथी एंड अलकनंदा विच टुगेदर इन देवप्रयाग उत्तराखंड एंटायर द प्लेन एंड द गंगा। चलिए अगला है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बती क्षेत्र में कम गाद यानी सिल्ट क्यों है, व्हाई सिल्ट डिस्पाइट एंड लॉन्गर कोर्स। तो दिया है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के शीत एवं शुष्क क्षेत्र से प्रवाहित होती है, इसलिए इसमें अधिक जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो फ्रॉम द कोल्ड एंड ड्राई रीजन इन तिब्बत सो दैट ऑलमोस्ट वाटर एंड सिल्ट इन द रिवर इज वेरी लेस। आ गए हम लोग 6 पर, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती हैं और समुद्र में प्रवेश होने से पहले वे किस प्रकार की आकृति बनाती हैं। विच टू पेंसुलर रिवर फ्लो थ्रू द थ्रू व्हाट टाइप ऑफ शेप डू दे क्रिएट बिफोर इंटायर द ओशियन। तो नर्मदा एंड ताप्ती नदियां हैं जो पेंसुलर भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत से होकर प्रवाहित होती हैं। नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो थ्रू पेंसुलर इंडिया, और ये दोनों समुद्र में गिरने से पहले ज्वार नदमुखी डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी दे फ्रॉम द एस्चुरी डेल्टा बिफोर इंटायर द सीज, यानी सीज में जाने से पहले ये एस्चुरी डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए अगला है, इसका 7वां आंसर है, नदियों और झीलों के आर्थिक महत्व बताना है। स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ रिवर एंड लेक। तो देखिए पहले हम लोग नदियों के लाभ देखते हैं। नदियां गाद जाव बनाकर कृषि योग्य भूमि प्रदान करते हैं, यानी द रिवर ब्रिंगिंग सिल्ट एंड सेडिमेंट विच मेक द फ्लड प्लेन, ठीक है ना, फर्टाइल एंड प्रोवाइडेड, ठीक है ना, फर्टाइल एग्रीकल्चर्स लैंड द कंट्री, यानी उपजाऊ भूमि तैयार करता है कृषि के लिए। सेकंड देखेंगे, नदियां घरेलू कार्यों और कृषि के लिए जल उपलब्ध कराती हैं। रिवर प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक वर्क एंड एग्रीकल्चर्स। अगला, नदियां परिवहन के साधन और अंतर्देशीय जलमार्ग उपलब्ध कराती हैं। रिवर प्रोवाइड मीन्स ट्रांसपोर्ट एंड इनलैंड वाटरवेज। अगला है, नदियों द्वारा औद्योगिक विकास भी फलता फूलता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आल्सो थ्रिव्यूज थ्रू रिवर्स, यानी कि इंडस्ट्रियों को वाटर की ज़रूरत होती है तो उन्हें नदियों की ज़रूरत पड़ती है। 5वां, नदियाँ तटीय नगरों के साथ साथ मनोरंजन, पर्यटन, ठीक है ना, पर्यटन प्रोत्साहन विकसित होते हैं। रिवर डेवलप कोस्टल सिटीज वेल, ठीक है ना, रिसरेशन थ्रू प्रमोशन, यानी कि टूरिज्म, यानी कि एक टूरिज्म है, टूरिज्म होगा और जो है मनोरंजन को सब ये जो प्रमोट करते हैं। अब आते हैं, देखते हैं झीलों के लाभ।
तो झील से क्या है, नदियों के बहाव को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए झील महत्वपूर्ण होते हैं। लेक हैव ए इम्पॉर्टेंट रोल मेकिंग रिवर फ्लो स्मूथली। अगला, विद्युत उत्पादन करने में झील का उपयोग होता है। लेक आर यूज टू प्रोडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी। अगला, अत्यधिक वर्षा के समय झील बाढ़ को नियंत्रित करता है, यानी लेक कंट्रोल फ्लड ड्यूरिंग टाइम टू किया जाता है। लेक आर यूज फॉर एक्टिविटीज इको इकोसिस्टम कंट्रोल एंड फिशर्स फिशर्स हैं। अगला है, झीलों को प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करता है। द डिस्क्राइब आर डेवलप एज नेचुरल ब्यूटीज एंड टूरिस्ट सेंटर। इस प्रकार से हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, उनमें से वर्गीकृत करना है कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा ह्यूमनाइज्ड है। यानी कि आई आई ब्लू आर गिवन नेम ऑफ ए फ्यू लैक्स इन इंडिया, ग्रुप देम अंडर द। कैटेगराइज करना है किसमें, उसमें कौन सी नेचुरल है और कौन सी ह्यूमन बीइंग है। देखिए, बूलर है नेचुरल है, डल नेचुरल है, नैनीताल, भीमताल, ये चारों आपके नेचुरल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमनाइज्ड है, ठीक है ना। लोकताल नेचुरल है, बारापानी नेचुरल है, चिल्का नेचुरल है, साभा नेचुरल है, ये राणा प्रताप सागर ह्यूमनाइज्ड है, निजाम सागर ह्यूमनाइज्ड है, पुलिकट नेचुरल है, नागार्जुन सागर ह्यूमनाइज्ड है और हीराकुंड भी ह्यूमनाइज्ड है। तो इनको आंसर में देख लेते हैं, अलग अलग दोनों लिखे हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे कि इस जगह से डिवाइड कर दीजिए तो ये पूरे 5 या 4 बचे हैं, 1 2 3 4 5 हैं जो ह्यूमनाइज्ड हैं, बाकी सभी जितने थे वो सब नेचुरल हैं। तो इनको लिख लेंगे, डल, बूलर, नैनीताल, भीमताल, लोकताल, बारापानी, चिल्का, सांभर, पुलिकट, ये सभी जो है क्या है, नेचुरल है। ये क्रिएटेड थोड़ा गड़बड़ लिख गया है, यहाँ आप डालेंगे नेचुरल, यानी कि जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत, यानी कि आपसे साउथर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में भी पूछ सकता है। तो वही है हिमालय एंड पेनिनसुलर रिवर। तो पहला, जो हिमालय की नदियां हैं वो लंबी होती हैं, लंबी दूरी तय करती हैं या लंबे रास्ते तय करते हैं। तो द हिमालयन रिवर आर लॉन्ग एंड दे ट्रेवल लॉन्ग वे। प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और छोटी दूरी तय करती हैं। द पेनिनसुलर रिवर आर रिलेटिव स्मॉल एंड कवर शॉर्ट, ठीक है ना, डिस्टेंस। सेकंड देखते हैं, इन नदियों को वर्षा के साथ साथ हिम से जल मिलता है, इसलिए ये 12 मासी नदियाँ होती हैं। दीज रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एंड स्नो, सो इट इज़ ए पेरेनियल, इसको याद रखना है, पेरेनियल रिवर या 12 मासी रिवर होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ का प्रवाह वर्षा पर ही निर्भर करता है, प्रायः ये मौसमी होती हैं, यानी कि जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो ये सूख जाती हैं। द फ्लो ऑफ पेनिनसुलर रिवर डिपेंड ऑन रेनफॉल, इट इज ऑफ्टन सीजनल। तो ये ऑफ्टन सीजनल है। थर्ड नंबर देखते हैं, हिमालय की नदियां अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट लेकर आती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है, यानी कि रिवर ऑफ द हिमालयाज कैरी लार्ज, ठीक है ना, क्वांटिटीज ऑफ सिल्ट अलॉन्ग विथ देम फॉर्मिंग डेल्टा। प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा व ज्वारनद का निर्माण करती हैं। तो देखिए, इसमें याद रखना है, जो मुख्य डेल्टा बनाती हैं, एस्च्यूरी बनाती हैं। तो पेनिनसुलर रिवर फ्रॉम द डेल्टा एंड एस्च्यूरी, तो डेल्टा भी बनाती हैं, एस्च्यूरी भी बनाती हैं। चौथे में आते हैं, भारत में हिमालय की नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, यानी कि रिवर ऑफ द हिमालय मीट इन द बे ऑफ बंगाल इन इंडिया। अरब सागर में जाती हैं, लेकिन वो कहाँ जाती हैं, पाकिस्तान में जाती हैं।
प्रायद्वीपीय नदियाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में गिरती हैं। द पेनिनसुलर रिवर फॉल इन बोथ द वे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी उसी प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना करता है। कंपेयर द ईस्ट फॉलोइंग एंड द वेस्ट फॉलोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, यानी अब पेनिनसुलर प्लेटो की नदियों को डिवाइड करना है, तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। चलिए देखते हैं, फर्स्ट नंबर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द रिवर आर वेस्टर्न घाट फ्लो, ठीक है ना, ईस्टवर्ड इन द फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। वहीं नर्मदा ताप्ती की बात करेंगे, दो बड़ी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। तो नर्मदा एंड ताप्ती आर टू लार्ज रिवर फॉलोइंग ईस्टवर्ड एंड फैलिंग इनटू द अरेबियन सी। अब देखें, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां अपने साथ सिल्ट लेकर जाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, और जो पश्चिम की ओर जाती हैं वो एस्चुरी यानी ज्वार नदमुखी डेल्टा बनाती हैं। जो वेस्ट वर्ल्ड फॉलोइंग रिवर फ्लो इन द रिफ्ट वैली विच फ्रॉम द एस्चुरी डेल्टा, ठीक है ना, यहाँ देख लेंगे, यहाँ पर एस्चुरी डेल्टा होगा, एस्चुरी डेल्टा। चलिए आगे देखते हैं, छठवां, देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियों का महत्व, नदियाँ क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है। तो देखते हैं, एक एक पॉइंट देखते हैं। नदियाँ बाढ़ के मैदान और डेल्टा का निर्माण करती हैं जो कृषि हेतु उपजाऊ मैदान निर्मित करती हैं। रिवर फ्रॉम फ्लड प्लेन, डेल्टा विच फ्रॉम फर्टिलाइज्ड प्लेन एग्रीकल्चर। अगला, नदियों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्थापित कर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, यानी कि हाइड्रो पावर जनरेटिंग इज डन बाय सेटिंग अप मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन रिवर। चलिए थर्ड देखते हैं, नदियों के माध्यम से सिंचाई हेतु नहरों निकाली जाती हैं और उनसे जल आपूर्ति की जाती है। वाटर इज सप्लाइड टू द कैनल फ्रॉम इरिगेशन थ्रू रिवर। नदियों को नौका संचालन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जाती है जिससे सस्ता परिवहन मिलता है। द फेरी ऑपरेशंस इन द रिवर आर रन स्मूथली प्रोवाइड चीप ट्रांसपोर्टेशन। पांचवा, ऐतिहासिक रूप से नदी घाटियाँ प्रारंभिक सभ्यताओं, जो हमारी नदी घाटी हैं वो प्रारंभिक सभ्यता का केंद्र ही, जैसे नील नदी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता इत्यादि। यानी हिस्टोरिकली रिवर वैली हैव बीन द सेंटर ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन सच। पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं अनूप सर, SST बाय अनूप सर यूट्यूब चैनल।